Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. So this is our second lecture of civics. है ना, पिछले लेक्चर में हमने देखा था गवर्नमेंट के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था अपनी गवर्नमेंट का, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। एंड वी गॉट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ने वाले पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से पर्पस हैं जिसको पूरा करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। This lecture is also a kind of introduction to our constitution, but ये एक detailed introduction है, ठीक है। So let us start with the purpose of Indian Constitution. It shows fundamental nature of society. Fundamental nature, ठीक है, मतलब कि इंडियन सोसाइटी का नेचर क्या है, एक बेसिक नेचर क्या है इंडियन सोसाइटी का, ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, एक सेक्युलर सोसाइटी है। सेक्युलर का मतलब है कि स्टेट जो है ना, मतलब स्टेट हियर डज नॉट मीन्स राज्य, जैसे एमपी छत्तीसगढ़, ये नहीं। यहाँ पर जो स्टेट है इसका मतलब है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है, या हम इसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहेंगे, ठीक है। एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो पूरे इंडिया के सोवरेन पीपल, सोवरेन मतलब जिनकी खुद की पावर है, डेमोक्रेसी में इंडियन पीपल की पावर है ना, हमें किसी दूसरी कंट्री की बात मानने की जरूरत नहीं है, हम अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, उसको बोलेंगे हम सोवरेन, ठीक है। स्टेट का मतलब एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसमें जिस टेरिटरी को कवर किया गया है पूरे सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया से, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर स्टेट, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट से अलग है ना, स्टेट आइडेंटिटी से अलग है। इस स्टेट का मतलब पूरे इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको हम स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। सो सेक्युलर का मतलब है कि जो स्टेट है इसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन ये सारे रिलीजन्स को फ्लरिश करने का इक्वल मौका देता है, ठीक है। सारे रिलीजन्स को इक्वली सपोर्ट करता है, बट खुद ये नहीं बोलता कि हमारा ये रिलीजन है, राइट। जैसे टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। वाई? क्योंकि यहाँ का जो स्टेट है ना, यहाँ के जो लोग हैं उनका रिलीजन है, उनका जो स्टेट का रिलीजन है दैट इज इस्लाम, है ना। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, बट इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री। वाई? क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद एक सेक्युलर कंट्री है ना। हमारे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी रिलीजन्स हैं सबको फ्लरिश करने का इक्वल चांस मिलता है, दैट्स व्हाई वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी इंडियन सोसाइटी के बेसिक नेचर है उसको कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसको बताने का काम किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि इंडियन सोसाइटी की एक पहचान कौन करा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पर्पस, it shows the nature of political system, it shows the nature of political system and the ideals of government। political system यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें मेंशन है कि गवर्नमेंट होगी तो कौन से लेवल पर होगी, ठीक है। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, उसमें कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, उसमें पावर्स किसके पास कितनी है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, साथ में उनके ऊपर लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल स्ट्रक्चर पॉलिटिकल सिस्टम का एक फॉर्मेशन कौन बता रहा है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक काम है, राइट। नाउ इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द आइडियल्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन से ऐसे आइडियाज हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिस पर गवर्नमेंट काम करेगी, है ना, जिससे गवर्नमेंट भटक नहीं सकती अपने काम करने के दौरान, राइट। देन गाइडलाइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, गाइडलाइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कौन बना रहा है, लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जब लेजिस्लेचर कोई भी डिसीजन लेगा, ठीक है, कोई भी पॉलिसी बनाएगा, कोई भी लॉ बनाएगा, उसके प्रोसीजर्स क्या है, उसकी गाइडलाइन कहाँ पर लिखी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, ठीक है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाइडलाइंस जो है इतनी ज़्यादा डिटेल्ड है कि अगर एक बार लोकसभा में कोई भी लॉ पास होगा तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, है ना, कितने वोट्स चाहिए होंगे उसको। अगर वो जब पास होके राज्यसभा में जाएगा तो वहाँ पर अगर राज्यसभा पास कर देती है तो उसकी भी गाइडलाइन है, और अगर उसको राज्यसभा रिजेक्ट कर देती है तो उसके भी गाइडलाइंस है,
ठीक है, फिर वो फर्दर कैसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट अगर उसको पास करता है तो वो लॉ बनेगा, और नहीं पास करेगा तो फिर क्या होगा, फिर से दोबारा वो लोकसभा आएगा, फिर राज्यसभा जाएगा। तो ये बहुत एक बड़ी प्रोसीजर है ना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी गाइडलाइंस को डिटेल में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी किसका पर्पज है, कॉन्स्टिट्यूशन का। देन इट प्रोवाइड्स safeguards against misuse of power by leaders in democracy। डेमोक्रेसी में हम जिन लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, है ना, हम जिनको वोट दे रहे हैं, वो हमारे लीडर्स बन रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट में जाते हैं तो उनके हाथ में पावर है। ठीक है, उनके हाथ में पावर है और वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड भी है। तो एक फेयर चांस है कि वो अपनी पावर को, वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर सकते हैं। तो उनके इस मिसयूज से भी हमें कौन बचा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस मिसयूज से भी कौन बचा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बचा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपरली लिखा है कि हम 5 साल के बाद जब गवर्नमेंट दोबारा चेंज होगी, है ना, जब दोबारा से इलेक्शन होगा तब हम उसमें अपनी पावर को यूज करके ऐसे लीडर्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लीडर्स मिसयूज करते हुए पाए जाते हैं, है ना, कोई हीनियस क्राइम करते हुए पाए जाते हैं, करप्शन करते हुए पाए जाते हैं, तो कोर्ट्स में इनके खिलाफ केसेस जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें सेफ गार्ड कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर्स बाय लीडर इन डेमोक्रेसी। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, जहाँ पर लीडर्स जो है वो भी कौन बना रहा है, पीपल। इसके बाद भी बहुत चांसेस है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लेक्यूनास, बहुत सारे लूप होल्स बन जाते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है लेकिन बेस्ट नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो डेमोक्रेसी में भी अराइज हो जाती हैं। ठीक है, बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे हैं, डिक्टेटरशिप, जहाँ पर सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में, फॉर एग्जाम्पल हिटलर इन जर्मनी। ठीक है, मोनार्की मतलब बाकी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो तो रहता है, लेकिन जो हेड होता है वो किंग और क्वीन होता है, हेरिडिटरी होता है ना, और उसके पास कुछ वीटो पावर्स भी होती हैं। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी मतलब एक वेल्दी ग्रुप होता है, वेल्दी क्लास के हाथ में, कुछ ग्रुप के हाथ में ही पावर्स होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हम डेमोक्रेसी को सबसे बेटर मानते हैं क्योंकि इसमें पीपल की चॉइस जो है वो मैटर करती है, पीपल के हाथ में पावर जो है वो डायरेक्टली जाती है, राइट। देन प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू दी सिटीजन्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है इनका कंसेप्ट क्या है, डेमोक्रेसी में हमने पीपल को पावर दिए इलेक्ट करने की, है ना, फिर हमने उनको जस्टिस भी प्रोवाइड किया है, साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना, हम उन्हें अधिकार देना चाहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब है ऐसे राइट्स जिनका वायोलेशन नहीं किया जा सकता, है ना, जो फंडामेंटल है, जो एब्सोल्यूट है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय देखी गई तो इन राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं रखकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन पर लगाए गए, कुछ लिमिटेशंस इनमें रखी गई कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन पर भी रोक लगाई जा सकती है टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, बट स्टिल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावर प्रोवाइड करते हैं किसको, सिटीजन्स को। फंडामेंटल राइट्स किस किस के अगेंस्ट है, अगर मैं एक सिटीजन हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब मुझे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी इक्वालिटी मिलेगी, राइट, मुझे एजुकेशन में भी इक्वालिटी मिलेगी, मुझे पब्लिक प्लेसेस में भी इक्वालिटी मिलेगी, तो ये मेरा राइट टू इक्वालिटी। अब अगर कोई इंडिविजुअल, कोई दूसरा इंडिविजुअल, सपोज मेरा कोई पड़ोसी है, अगर वो मेरे राइट टू इक्वालिटी में हिंड्रेंस पैदा करता है, ठीक है, और सपोज गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या गवर्नमेंट इटसेल्फ, अगर दोनों, है ना, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, अगर दोनों में से कोई भी मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है तो मैं दोनों के अगेंस्ट एक केस कर सकती हूँ, दोनों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल एज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। देन एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज फ्रॉम डोमिनेशन बाय मेजॉरिटी। ठीक है, अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिलीजन,
बट इट इज़ ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, फूड हैबिट्स, है ना। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं इंडिया में। अब ऐसे में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, है ना, जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, उसके बीच में कोई एक रिलीजन ऐसा होगा जिसमें लोगों की संख्या ज़्यादा है ना। अब जिसमें संख्या ज़्यादा है वो बनता है मेजॉरिटी, ठीक है। और ऐसे ग्रुप्स जो संख्या में कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो बनते हैं माइनॉरिटी, ठीक है। एक ग्रुप जिसमें संख्या कम है, रिलीजियस ग्रुप, और दूसरा ग्रुप जिसमें संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो मेजॉरिटी है ना, जो ज़्यादा पॉपुलस है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो क्या कर सकता है, माइनॉरिटी को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, उसको हैरेस करने की कोशिश, उसको बुली करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी क्या दिया है, सेफगार्ड दिया है, प्रोटेक्शन दिया है अगेंस्ट दी मिसयूज ऑफ पावर, अगेंस्ट द डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज का भी ध्यान अलग से रखा गया है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, तो हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, जैन्स, ये सारे लोग किसमें माइनॉरिटी में है। तो इनके पास भी कुछ राइट्स हैं ताकि जो हिंदूज हैं वो उनको डोमिनेट ना करें, ठीक है। देन help us to prevent from taking decisions which could have an adverse effect on larger principles that country believes in, ठीक है। अब पढ़ने में ये पॉइंट आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ कंडीशंस के कारण, है ना, हम कुछ कंडीशंस के कारण ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो एक लार्जर इंटरेस्ट को ख़त्म करता है ना, उसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो आपने थोड़ा सा, अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं, अगर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो आप समझेंगे कि कई बार हमें बहुत से न्यूज़ चैनल्स पर ऐसी चीज़ें देखने मिलती हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जा रही है ना। मतलब ऐसा समझ में आता है कि लोग जो है वो डेमोक्रेसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियन क्या होते हैं कि डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए, है ना। ऐसे लोगों के लिए तो डिक्टेटरशिप अच्छी है, ठीक है। इंडिया में डिक्टेटरशिप कुछ सालों के लिए आ जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों को डेमोक्रेसी की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। बट ये हमने एक कंडीशन को लेकर अपना पॉलिटिकल ओपिनियन दे दिया है ना। लेकिन जो कंट्री है, जो कंट्री को गवर्न कर रहा है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकता है, अगर वो ये डिसीजन ले ले कि इंडिया में डेमोक्रेसी हटा के हम डिक्टेटरशिप ले आए, ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाती है ना, तो हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज के पास जो राइट्स हैं, हमें जो सेफगार्ड्स मिल रहे हैं अगेंस्ट दी मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स, ये सारी चीज़ों को एक झटके में खत्म किया जा सकता है, ठीक है। इनको कर्ब किया जा सकता है अगर डिक्टेटरशिप आ जाती है तो, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो डेमोक्रेसी क्या, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, ये दूसरों को, गवर्नमेंट को, एज वेल एज हमें खुद को प्रिवेंट करता है कि हम ऐसे गलत डिसीजंस ना लें जो लार्जर इंटरेस्ट पर कोई बुरा असर डाल सके। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, हम इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम इसका जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब की फीचर्स क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो उसके फीचर को आपको बता रहे हैं, राइट। These are federalism, secularism, fundamental rights, parliamentary government, and separation of powers. Now, वैसे तो हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। लेकिन एक अगर बेसिक इंट्रोडक्शन हम इनका लेना चाहें तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जहाँ पर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट है, ठीक है। अब एक से ज़्यादा गवर्नमेंट मतलब इट इज़ हैविंग मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, देन लोकल लेवल। तो हम एक फेडरल कंट्री हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसको फेडरल नहीं कहेंगे, ठीक है। नाउ सेक्युलरिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट कर सकते हैं, है ना। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज सेक्युलरिज्म। देन फंडामेंटल राइट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये बता रहा है कि इंडिया में
जो गवर्नमेंट है उसको एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को यूज़ करना, उसको एक पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ही तो है जो हमारी डेमोक्रेसी को डिफाइन कर रहा है। डिसीजन मेकिंग पावर किन लोगों के हाथ में है? जो एक्चुअली इलेक्टेड है बाय द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। देन सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर जो है वो किसी एक अथॉरिटी के हाथ में, एक ऑर्गन के हाथ में नहीं है ना। पावर को हमेशा डिवाइडेड रखा गया है ताकि कोई भी अथॉरिटी उसको मिसयूज ना कर सके, और हमेशा हर ऑर्गन पर एक नज़र, एक चेक रखा जा सके कि वो कहीं पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो द पावर इज डिवाइडेड, द पावर इज सेपरेटेड अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, that is legislature, executive and judiciary. So I guess this is it. If you have any doubt, do ask me in the comment section, ठीक है, ताकि हम उन पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल में समझ सकें, ठीक है। In the next lecture, we will be discussing these key features of constitution in detail, right? So thank you, and if you have any doubt, do ask me in the comment section. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.